आगाज करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का लेक्चर है, ये कुछ हिस्सा पुराने वाला है, कुछ नया आगे हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी का मतलब है हरारत जज़ब करने की सलाहियत। इसकी बाकायदा डेफिनेशन अगर देखें तो वो ये है कि हीट कैपेसिटी से मुराद द अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature of the system through 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर जब हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। फर्ज करते हैं कि एक सिस्टम पहले उसका टेम्परेचर T1 है और हमने उसको Q कैलोरीज प्रोवाइड कर दी हीट की, और उसका अब नया टेम्परेचर हो गया T2। तो अब यहाँ जो हीट कैपेसिटी है, जिसको हम कैपिटल C से शो करेंगे, ये इक्वल होगी C इज इक्वल टू Q ओवर T2 माइनस T1 या Q ओवर डेल T। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन, यानी ये दर्जा हरारत पर इन्हसार करने वाला फंक्शन है। लिहाजा हम इसको जब लिखते हैं वेरी नैरो टेम्परेचर रेंज में, तो हम इसको लिखेंगे C इज इक्वल टू पार्शियल ओवर डेल डी टी, पार्शियल Q ओवर डी टी। लिहाजा आप कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ये एक स्टेट फंक्शन नहीं है। क्यों? बिकॉज Q इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। क्योंकि Q एक स्टेट फंक्शन नहीं, लिहाजा हीट कैपेसिटी भी एक स्टेट फंक्शन नहीं है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम कहते हैं CV, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम कहते हैं CP। तो अब हम बारी बारी अगर देखते हैं कि ये CP और CV से क्या मुराद है। ये आई थिंक आपने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा इसके मुतालिक। यस सर, पढ़ा था। अब जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV है, इसका मतलब ये है कि मुस्तकिल जसामत, जसामत मतलब वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर गर्मी जज़ब करने की जो सलाहियत होगी उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको हम यूं लिखेंगे C इज इक्वल टू पार्शियल Q ओवर dt। और आप अगर अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो उसके मुताबिक ये बन जाती है पार्शियल Q इज इक्वल टू DE प्लस PdV। ये जो पार्शियल Q से मुराद ये है कि ये हरारत की बहुत ही मामूली सी मिकदार हम सप्लाई करेंगे, जिसका डिफरेंस बहुत कम होगा। DE से मुराद ये है बहुत ही स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, और जो DV इसका मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। जब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ मुस्तकिल वॉल्यूम है, तो लिहाजा ये DV आगे चलकर 0 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे है। तो आप अगर इस पार्शियल Q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, यहाँ पे इस जगह पे आके, तो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू DE प्लस PdV ओवर dt। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये हीट कैपेसिटी की एक नई डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, तो हमारे पास DV आ जाता है इक्वल टू 0, क्योंकि V2 माइनस V1 इक्वल टू 0, सो DV इज इक्वल टू 0। लिहाजा ये इक्वेशन नंबर जो 3 है, ये हमारे पास ऐसे बन जाएगी पार्शियल Q ऐसे, ये पार्शियल Q इज इक्वल टू DE। तो DE की वैल्यू की जगह उसकी यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, तो हमारे पास ये ब्रीफ इक्वेशन बन जाएगी CV इज इक्वल टू पार्शियल E ओवर पार्शियल T। और ये जो स्केल ब्रैकेट के बाहर छोटा सा V लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है।
लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास सीवी की एक नई डेफिनेशन आ गई। लिहाजा नई डेफिनेशन क्या होगी कि सीवी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये भाई हमारे पास सीवी के मुताबिक था। आप इसको अगर सिंपली लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, जैसा कि सीवी इज इक्वल टू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें। सर डी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होगी? किसकी? सर डी। टी जो है यहाँ पे, ये इसमें जो है ना टेम्परेचर, फर्ज करें T1 है, पहले T2 हो गया, तो जो T1 है वो T2 से डिफरेंट होगा, ये फिक्स नहीं होगा। लेकिन वॉल्यूम यहाँ फिक्स करेंगे हम, कि वॉल्यूम जो है वो हम सपोज करेंगे जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं ये वाला, कि जब आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, देयर इज नो चेंज इन। सर मैं टेम्परेचर का नहीं पूछ रही सर, मैं पीछे वाली जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें डी का पूछ रही हूँ आपसे। ये वाला डीवी का कि डीटी का? सर डी जो है सर ये क्या है सर, कांस्टेंट है? डी नो नो ये नो, तो डी जो है ना, डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। ये तीन टर्में आती हैं जी, एक सर आता इसे है हम डेल भी पार्शियल। पढ़ सकते हैं सर, डेल भी पढ़ सकते हैं। डेल पढ़ते हैं अगर मुसल्लस हो, ट्राइंगल हो, फिर डेल पढ़ते यस सर उसके लिए तो है। तो हैं। हाँ, सर ये डी इसका का फिर मतलब क्या स्मॉल है? चेंज, ठीक है जी। तो सर वो पार्शियल भी तो स्मॉल होता है। ये देखो ना, अगर तब्दीली बहुत बड़ी है तो डेल लिखेंगे, यस नॉर्मल सर। सी है तो डी लिखेंगे, और अगर बहुत ही मामूली सी है तो फिर पार्शियल लिखेंगे, जैसा कि यहाँ। ओके सर, थैंक तो हमते उन्हें तब्दीली भी चंगी समझ आ जानी चाहिए हूं तक, क्यों भाई? नो नो सर, वो पहले वाले यस दो सर। पार्शियल और वो उसका अच्छा पता था, तो चलो, सर उसका डी का नहीं पता। पूरा मुल्क तब्दीली को देख रहा है और आप अभी तक आपको तब्दीली की समझ नहीं आई, क्या ख्याल है? सर हमें आ गई है समझ। आ गई है, चलें अब अगला भी आपको टॉपिक इंशाल्लाह समझ आएगा। ये क्या है? हीट कैपेसिटी सर हीट कैपेसिटी एट एट कांस्टेंट कांस्टेंट। प्रेशर। अब नाम ही काफी है, यहाँ पे क्या है, दबाव को मुस्तकिल रखकर गर्मी को जज़ब करने की सलाहियत। अब यहाँ डीवी जीरो नहीं होगा, यहाँ डीवी जीरो नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो आपने यहाँ पे जो इक्वेशन 4 लिखी थी, अगर डीवी इक्वल जीरो के इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू पार्शियल ई प्लस पी पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल टी। अब डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, टी क्या है, टेम्परेचर, ई क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो आप जब इस इक्वेशन 4 को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर रख के आप इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगी ये वाली, सीपी इज इक्वल टू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। क्या मतलब, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी इंटू पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट प्रेशर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 7 आई है, ये इंडिकेट करती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ that Cp is controlled by rate of change of internal energy with respect to temperature and rate of change of volume with respect to temperature। लिहाजा आप जब इंथाल्पी को यहां अप्लाई करेंगे, इंथाल्पी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या है कि इंथाल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। आप जब इस फार्मूले को डिफरेंशिएट करते हैं टेम्परेचर के हिसाब से, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो, पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी इंटू पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास जो आई है इक्वेशन नंबर 8 आई है। अगर आप इस इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 इन दोनों को कंपेयर कर लें
तो आपके पास यहाँ पे एक नई क्वेश्चन नंबर 9 आएगी, जिसके मुताबिक Cp will be equal to partial H over partial T at constant pressure। क्या मतलब कि heat supplied, the heat capacity at constant pressure is equal to change in the enthalpy with respect to temperature at constant pressure। तो ये है Cp की डेफिनेशन। तो आपके पास अब दो टर्में आ गई, एक आ गई पार्शियल E ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरी टर्म आ गई पार्शियल V ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दोनों में क्या फर्क है ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि पार्शियल E ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि अंदरूनी तवानाई का दर्जा हरारत के साथ तब्दील होने की रफ्तार जबकि दबाव को मुस्तकिल रखा जाए। जबकि पार्शियल V ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है कि जसामत की दर्जा हरारत के साथ तब्दील होने की रफ्तार को ये इंडिकेट करता है जब दबाव यानी प्रेशर बिल्कुल मुस्तकिल हो। जब हम किसी भी आइडियल गैस को लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी Cp इज इक्वल टू DH ओवर DT। DH ओवर DT इसका मतलब ये है कि हीट सप्लाइड या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन द इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। यही बात यहां पे लिखी है, क्या कि Cp सिस्टम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 7 की समझ नहीं आई। इक्वेशन नंबर 7 ये है भाई, देखो इक्वेशन नंबर 7 जो है ना ये वाली, इसके मुताबिक अगर आप देखें ना, ये जो पार्शियल टी है ना ये वाला, ये पार्शियल टी, ये हम किससे डिवाइड करेंगे? पार्शियल टी से। और ये जो लिखा है ना पी पार्शियल डब्ल्यू ओवर टी, ये किसे, यानी पार्शियल टी जो है ये दोनों का डिनोमिनेटर है। हमने जब इसको अलग अलग फॉर्म में लिखा, इसकी डेरिवेशन कर ली, तो तब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है। सर ये तो समझ आ गई, ये पार्शियल V कहाँ से आया? ये आपको डिफरेंशिएशन के रूल नहीं बताए थे हमने बेटा, प्रोडक्ट रूल नहीं बताया था डिफरेंशिएशन में, ये उसके मुताबिक है। डिफरेंशिएशन में जो पावर रूल है ये उसके मुताबिक है। क्लियर? यस सर। या मैथमेटिकली यही है। अच्छा जी, अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। तो भाई इसके लिए सिंपल सा रिलेशन याद रखिएगा कि हमारे पास ये एक सिंपल सा फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा कि H इज इक्वल टू E प्लस PV। E क्या है? इंटरनल एनर्जी। P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं। अगर हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस हो तो PV इज इक्वल टू RT। लिहाजा अगर हम इसको इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा? H इज इक्वल टू E प्लस RT, क्योंकि PV इज इक्वल टू RT। अब हम इसी क्वेश्चन को इसको क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। किसके लिहाज से? टेम्परेचर के लिहाज से। तो जब हम इस का लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये आफ्टर डेरिवेशन, ये आपको मैंने बकायदा बताया था कि डेरिवेशन कैसे करते हैं और किन किन फार्मूलों के मुताबिक होती है। उसमें एक प्रोडक्ट फार्मूला था, आपको याद है कि नहीं? ये उसके मुताबिक अब क्वेश्चन नंबर 12 बन गई। जैसे TH ओवर DT इज इक्वल टू DE ओवर DT प्लस R इंटू DT ओवर DT इज इक्वल टू DE ओवर DT प्लस R। तो ये इक्वेशन नंबर 12 उस वक्त बनी है जब हमने इक्वेशन नंबर 11 को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। आगे है इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन के मुताबिक DH ओवर DT किसके इक्वल है? CP के। DE ओवर DT किसके इक्वल है? CV के। लिहाजा आप जब इसको हल करेंगे ये बन जाएगा CP इज इक्वल टू CV प्लस R, या आप कह सकते हैं कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। और R क्या है? ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जी। यहां तक अगर कोई नई चीज समझ आई तो पूछ लें। जी
ओके जी, नेक्स्ट आ जाए। अब आगे आ गया भाई, हमारे पास नया टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी सिलेबस में शामिल है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट कैपेसिटीज। हीट कैपेसिटीज के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर हो सकता है। तो ये भाई बात बड़ी सिंपल सी है, इसको आपने याद रखना है कि यहाँ पे ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो साइंटिस्ट ने निकाले हैं, जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये 6 के करीब हैं, 6 हैं आई थिंक। तो नंबर 1 पे जो इसका रिजल्ट है, पहले नंबर पे वो ये है कि अगर तो कोई आइडियल गैस है, इफ वी हैव एनी आइडियल गैस जो कि जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करती है, तो फिर याद रखें कि हीट कैपेसिटी ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो हीट कैपेसिटी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। तो फॉर आइडियल गैसेस के लिए हम क्या लिखेंगे, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू n। और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आइडियल नहीं है, वहां पे ये जो रिलेशन होगा ना, ये बहुत ही पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लिहाजा अब ये देखना है कि गैस आइडियल है या रियल है। अगर तो आइडियल है, फिर ये रिलेशन क्या बनेगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। लेकिन अगर ये गैस आइडियल नहीं है या सब्सटेंस आइडियल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन अब बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. It is. Yes, sir. गुड। दूसरे नंबर पे आ जाए, दूसरे नंबर पे आ जाए कि अगर हमारे पास कोई आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, अगर कोई आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, जैसा कि हीलियम, नियॉन, इस तरह का है, तो लेकिन बिहेवियर उनका ये है, तो फिर Cv इक्वल होगा 3/2R के और Cp इक्वल होगा 5/2R के। तो ये डिपेंड करता है कि गैस कौन सी है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, देन Cv इज इक्वल टू 3/2R, और अगर Cp है तो ये 5/2R। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास कोई डाइएटॉमिक आइडियल गैस है, इफ वी हैव एनी डाइएटॉमिक आइडियल गैस, तो Cv किसके इक्वल होगा, 5/2R के, और Cp किसके बराबर होगा, 7/2R R पर। अच्छा, अब इसके बाद आप अगर देखें, यहाँ पे एक ये ग्राफ आपको नजर आएगा। इस ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं, ये देखो, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, जैसा कि पहला 250, 500, 1000, 2000, और वाई एक्सिस पे ये हमने Cv की वैल्यू ले ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखें कि जो मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, उनके लिए ये स्ट्रेट लाइन तकरीबन 1 और 1.5 से थोड़ा सा नीचे करके आ रही है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दो और तरह की गैसें हैं, इनके लिए ये कर्व ऐसे आ गई। इसी तरह जो हमारे पास ट्राइएटॉमिक गैसेस हैं, जैसा कि SO2, CO2, इनके लिए ये कर्व इस तरह। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो Cv की वैल्यू है वो गैस टू गैस वेरी कर रही है। तो ये इंडिकेट करता है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ डाइएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस विद द टेम्परेचर। ये बात क्लियर है जी ग्राफ वाली? दिस ग्राफ इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा भाई, इसके बाद आप आ जाएं, चौथा पॉइंट है इसमें, बल्कि इसी को ये कहा गया है जी। ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट है भाई नंबर 4 पे। हीट कैपेसिटी बड़ी हो जाती है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। अगर हमारे पास कोई सॉलिड्स हैं, then Cp and Cv tend to become zero when the temperature approaches zero absolute. For solid substances, अगर हम टेम्परेचर को एब्सोलूट जीरो के करीब ले जाते हैं,
तो फिर क्या होगा, Cp और Cv की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। एट लो टेम्परेचर Cv will be directly proportional to T cube. At low temperature Cv will be directly proportional to T cube, and at high temperature heat capacity of solid can vary from substance to substance. मिसाल के तौर पे, when the crystal is monatomic, then molar heat capacity Cv approaches 3R at high temperature. और ये आइडिया जो था ये किसने पेश किया, ये ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने पेश किया था, ये वाला कि when the crystal is monoatomic then molar heat capacity Cv will approach to 3R at the high temperature. अब ये हमारे सामने एक और ग्राफ है जो आपको बता रहा है कि what is the variation of heat capacity of certain solids with temperature. मिसाल के तौर पे अगर हम x एक्सिस पे लॉग टेम्परेचर ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, और y एक्सिस पे हमने हीट कैपेसिटी ले ली Cv डिवाइडेड बाई Nr, तो हमारे पास अगर आप देखें ये पहली कर्व आ गई लेड Pb लेड के लिए, दूसरी सिल्वर के लिए, तीसरी एल्यूमिनियम के लिए, और ये हमारे पास डायमंड के लिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू आ रही है ये सबस्टांस टू सबस्टांस वेरी कर रही है। ये पॉइंट क्लियर है? पॉइंट, दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. उसके बाद नंबर 5, अभी हमने पढ़ा सॉलिड सिस्टम। अगर लेट अस सपोज वी हैव अ लिक्विड स्टेट, द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट इज लार्जर देन इन आइदर ऑफ द वेपर और द सॉलिड स्टेट। ये पॉइंट बड़ा काबिल गौर है कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस है तो फिर उसकी हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेपर एंड सॉलिड स्टेट। और ये पॉइंट भी देखें कि लिक्विड वाटर हैज द लार्जर हीट कैपेसिटी देन मोस्ट ऑफ द अदर सब्सटेंस। सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किस सब्सटेंस की है? लिक्विड वाटर की। क्यों? ड्यू टू दिस रीजन वाटर टेक्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट टू अफेक्ट अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, फॉर दिस रीजन वाटर मॉडरेट्स द क्लाइमेटिक चेंजेस। पानी आपको पता है आबो हवा की जो तब्दीली है ये बड़ा मुतदल रखती है सारे माहौल को, एंड इट आल्सो कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अब पानी सारे इकोसिस्टम को, खास तौर पे बायोलॉजिकल सिस्टम को बड़ा बैलेंस रखती है, क्योंकि वो जो वाटर साइकिल चलता है उसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है वाटर का। अब जो लिक्विड वाटर है इसकी हीट कैपेसिटी वेपर स्टेट और सॉलिड स्टेट से चूंकि बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर क्लाइमेटिक चेंज के अंदर बड़ी मॉडरेशन को कायम रखता है। अब आपके सामने एक दूसरी एग्जांपल आ रही है मैंगनीज डाइक्लोराइड की। तो भाई मैंगनीज डाइक्लोराइड को अगर आप देख लें, मैंगनीज डाइक्लोराइड को अगर आप देख लें तो इसके मुताबिक ये एक डायग्राम, इसको भी चेक करें पहले जी। सब आ जाओ ऑफिस से, मैं ऑफिस से आ जाऊँ। अच्छा, अब ये देखें कि ये हमारे पास एक टेम्परेचर डायग्राम है मैंगनीज क्लोराइड के लिए, जिसके मुताबिक एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर आ गया 500, 1000, 1500, 2000, वाई एक्सिस पे आ गया Cv ओवर Nr। तो भाई आप अगर देखें कि मैंगनीज क्लोराइड के लिए ये अगर आप देखें तो ये सॉलिड स्टेट है, ये वाली। दूसरी कर्व ये वेपर की है, और जो लिक्विड स्टेट है वो इनके इन बिटवीन है, सॉलिड और वेपर के इन बिटवीन। तो ये आपके पास पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और ये मैंगनीज क्लोराइड का आता है 967 केल्विन, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना है 1710 केल्विन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट विल बी वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ मैंगनीज क्लोराइड इन डिफरेंट फेजेस लाइक सॉलिड, लाइक लिक्विड एंड वाटर। तो इस बात से, इस ग्राफ से या पिछली वाटर की एग्जांपल से अब एक बात क्लियर हो गई, वो ये कि जो हमारे पास लिक्विड स्टेट होगी इसकी हीट कैपेसिटी
ज्यादा होगी बनिस्बत सॉलिड और बनिस्बत वेपर फेज की। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर सर सॉलिड इसमें इसमें इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस का तो कोई रोल नहीं ना होगा, या फिर होगा? मतलब किसका अगर जी? इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। देखो ना, इंटर मालिकुलर फोर्सेस का रोल अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इनकी हीट कैपेसिटी का। जाहिर है कि जब एक मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो डेफिनेटली जो उसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डैमेज होंगी या उनको क्या के ब्रेक करेगी, तो लिहाजा उसका भी इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो फर्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि मिसाल के तौर पे एक लिक्विड है जैसा कि पानी है, आप जब उसको बहुत ज्यादा हीट अप कर लेंगे, गर्म कर लेंगे, तो क्या होगा कि वो लिक्विड वाटर वेपर फेस में आ गया। जब वेपर फेस में आता है तो क्या होता है, दो तरह की फोर्सेस हैं, एक है इंटर मालिकुलर और एक है इंट्रा मालिकुलर। तो जो इंटर मालिकुलर फोर्सेस होंगी वो खत्म होंगी तो लिक्विड वाटर वेपर में चेंज होगा ना। ओके भाई? यस सर। ओके जी। लो जी, छठा पॉइंट है। अब छठा पॉइंट है द रिलेशन ऑफ सीपी विद टेम्परेचर हैज बीन गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन फॉर पॉलिनोमियल इन टेम्परेचर। जैसा कि सीपी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्केयर, आगे क्या आएगा डी टी क्यूब, आगे क्या आएगा ई टी की रेस टू पावर 4, एफ टी रेस टू पावर 5। तो ये इस तरह सिलसिला चलता है। तो इसमें जो कांस्टेंट इस्तेमाल हुए हैं ए, बी और सी, दे आर टू बी डिटरमाइंड इंपेरिकली। इनको हम आमतौर पे तजर्बाती अंदाज से मालूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मेजर्ड हीट कैपेसिटी ऑफ मीथेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी, Cv इज इक्वल टू 5.82 प्लस 7.55 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इंटू टी माइनस 17.9 इंटू 10 रेज टू पावर -6 टी स्केयर जॉल पर केल्विन मोल। ये इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस यहां तक ही आप इसको याद रखें। तो ये जो आपके सामने मैंने लेक्चर पेश किया है हीट कैपेसिटी के हवाले से, अगर कोई क्वेश्चन है तो भाई आप पूछ सकते हैं। सर लिक्विड स्टेट की सबसे ज्यादा होगी हीट कैपेसिटी, और सॉलिड और वेपर में से सबसे ज्यादा किसकी होगी? मेरा ख्याल है कि जो हमारे पास आते हैं ना वेपर, इनकी ज्यादा, क्योंकि वेपर आगे किधर जाएंगे, वो तो फिर प्लाज्मा में ही जाएंगे ना, यस सर। तो इसलिए फिर वेपर की ज्यादा होगी, क्योंकि लिक्विड सॉलिड जब सेचुरेट हो जाएंगे हीट एब्जॉर्ब करके तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। अब वेपर जो होंगे वो प्लाज्मा में जाएंगे, तो मेरा ख्याल फिर लिक्विड के बाद फिर अपना ये है वेपर फेज। ओके सर, थैंक यू। चलें जी, अल्लाह ताला आज के लिए इतना काफी, का और पढ़ा दूं? सर बहुत है। यस सर, काफी है। काफी है कि चाय है? सर चाय काफी है सर। अच्छा चलें, जिसने काफी पीनी है काफी पिए, जिसने चाय पीनी है चाय पिए। ठीक है जी। उसके लिए यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा सर? ना करो करी अपने घर से यूनिवर्सिटी नहीं अपनी घर। वो तो फिर हम पी लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह करे यूनिवर्सिटियां खुल जाएं तो यस सर। फरवरी से इंशाल्लाह चांस है खुलने का। बाकी मजीद आपको अगर अल्लाह ताला खैर करे, अपने शफकत साहब ने कोई मजीद शफकत ना कर दी तो जानता है। ठीक है जी जी सर। सर। चलें यस जी, सर। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू वेरी मच। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, टेक केयर।
Hello, Safdar. Yes, sir. Is there still anything I can help you with? अच्छा, रिकॉर्डिंग आपने खत्म करनी है? ये रिकॉर्डिंग अभी भी लगी हुई है। नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये सर तो लेफ्ट कर गए हैं। यार खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी रिकॉर्डिंग। यार देखो, तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा होगा कहीं रिकॉर्डिंग खत्म करने का।